हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर नंबर 23 के बारे में। ऑर्डर नंबर 23 बात करता है विड्रॉल या फिर अबेंडनमेंट ऑफ अ सूट। यानी कि अगर आप एक सूट को विड्रॉ कर लेते हो या फिर आप सूट को अबेंडन कर देते हो, उस केस में क्या क्या होगा, ये हमारे शुरू के जो रूल्स हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में डील करते हैं। ओके, इसमें कंसेंट डिक्री की भी बात करी गई है कि यानी अगर पार्टी जो है, दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर लें आपस में, तो क्या होगा। उस केस में भी ऑर्डर नंबर 23 रूल्स कुछ बताता है हमें। तो यू विल सी कि यहाँ पे तीन चीजों की बात करी जाएगी। यहाँ पे बात करेंगे हम अबंडनमेंट ऑफ सूट। ओके, सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पे विड्रॉल ऑफ अ सूट, एंड थर्डली वी विल टॉक अबाउट कॉम्प्रोमाइज। इन तीनों के बाद हम ऑर्डर नंबर 23 में पढ़ेंगे। ओके, तो इसका रूल नंबर 1 हम पढ़ते हैं। ये सिंपल सी बातें बोलता है कि अगर पार्टी चाहे तो एक सूट को एबंडन कर सकती है। रूल नंबर 1 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि एबंडनमेंट ऑफ सूट कैन हैपन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ए वर्सेस बी एक सूट चल रहा है, ए वर्सेस बी एक सूट चल रहा है। सूट काफी हद तक 50% जो है उसमें हेयरिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद ए को लग रहा है कि ये सूट तो मैं फालतू ही कर रहा हूँ, मेरे को पता है इसमें मैं हार ही जाऊंगा, इस सूट को आगे बढ़ाने का फायदा ही नहीं है अब कोई। और ए क्या करता है, फिर सूट को अबंडन कर देता है, कोर्ट को बोलता है कि जो सूट है मेरे को अब आगे कंटिन्यू जो है वो नहीं करना है, और अगली हियरिंग पे आता ही नहीं है। कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो अगली हियरिंग पे आ ही नहीं रहा है, सूट को उसने अबंडन कर दिया है। अब कोर्ट ने आगे 2-3 हियरिंग्स लगा दी, दोनों तीनों हियरिंग पे जो हमारे प्लेंटिफ हैं वो आए ही नहीं रहे हैं। इस केस में क्या होगा, कोर्ट बोलेगा कि भाई नहीं आना मता, सूट को वो डिसमिस कर देंगे। तो यहाँ पे ए ने सूट को बीच में ही छोड़ दिया, अबंडन कर दिया, बीच में छोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं हम अबंडनमेंट ऑफ सूट। तो यही रूल नंबर 1 बोलता है कि जो प्लेंटिफ है वो अबंडन कर सकते हैं। एक और चीज हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया है, दो चीजें वो क्लेम कर रहा है। एक तो डैमेजेस क्लेम कर रहा है वो, और एक वो क्लेम कर रहा है मान लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डैमेज वो इसलिए क्लेम कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसकी वजह से मेरे को डैमेजेस मिलने चाहिए, तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर रहा है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी वो क्लेम कर रहा है। ओके, यहाँ पे ए क्या कर सकता है, वो सूट में किसी भी दौरान ये बोल सकता है कि सर मेरे को डैमेजेस नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। तो उसने यहाँ पे अपना डैमेजेस वाला जो क्लेम है उसको अबंडन कर दिया। उसको वो कोर्ट को ये बोलेगा कि सर मेरे को ये नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, अब सिर्फ आई वांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो ये सिंपल सी बात है कि यू कैन इवन अबंडन अ पार्ट ऑफ योर क्लेम, पार्ट ऑफ योर क्लेम कैन ऑल्सो बी अबंडन्ड। रूल नंबर 1 हमारा यही बोलता है। रूल नंबर 1 का फर्स्ट और मान लीजिए सेकंड, फर्स्ट वाला बेसिकली रूल 1 क्लॉज 1, अब हम आते हैं रूल 1 क्लॉज 2 पे। ये बोलता है कि अगर एक माइनर का सूट चल रहा है तो उनके, आपको पता है कि माइनर के नेक्स्ट फ्रेंड या उनके गार्डियन ही सूट को चलाते हैं, उनके खुद माइनर आके केस नहीं लड़ते हैं। माइनर मतलब जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं। इस केस में जो उनके नेक्स्ट फ्रेंड या फिर उनके जो गार्डियन है वो सूट को अबंडन नहीं कर सकते हैं
विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट जो है उनकी परमिशन के बिना माइनर वाला सूट अबेंडन नहीं हो सकता है। कोर्ट चेक करेंगे, कोर्ट विल चेक कि एक्चुअली अबेंडनमेंट जो सूट हो रहा है या माइनर के बेनिफिट के लिए या फिर नहीं है। कोर्ट जब डिटरमाइन कर लेगा उसी के बाद इनका सूट अबेंडन हो सकता है। ओके, तो इनके एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो इनके जो माइनर के गार्डियन वगैरह हैं उनको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि ये जो अबेंडनमेंट हम कर रहे हैं ये माइनर के बेनिफिट के लिए। ओके, तो यही रूल नंबर 1 क्लॉज 2 बोलता है। ओके, अब इसका क्लॉज 3 बोलता है, क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि अगर प्लेंटिफ को लगता है कि जो मेरा सूट है ना वो किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से कोर्ट जो उसको डिक्लाइन कर देगा, रिलीफ नहीं देगा मेरे को। फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिफ को समझ में आ गया कि मैंने एक गलत कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, रॉन्ग जुरिसडिक्शन वाले कोर्ट में मैंने केस को फाइल कर दिया, या फिर प्लेंटिफ को लगता है कि मैंने जो सूट में प्रॉपर तरीके से कोर्ट फीस नहीं लगाई है। कोर्ट फीस आपको पता क्या होती है, कोर्ट फीस अगर आप पे नहीं करो तो कोर्ट में आपको केस इंस्टीट्यूट नहीं होता है, चलेगा नहीं आगे वो केस। तो प्लेंटिफ को समझ में आ जाता है कि मैंने एक गलत जुरिसडिक्शन में केस को फाइल कर दिया है या फिर मैंने गलत कोर्ट फीस लगा दी है, एंड नाउ ही वांट्स टू विड्रॉ हिज सूट। वो अपने सूट को विड्रॉ करना चाहता है और एक प्रॉपर कोर्ट में फाइल करना चाहता है जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। ओके, सपोज वो बॉम्बे वाला सूट दिल्ली में फाइल कर रहा है, उसको बाद में समझ में आता है कि दिल्ली में तो सूट चलेगा ही नहीं, तो वो सूट को विड्रॉ करना चाहता है ताकि वो बॉम्बे वाले कोर्ट में सूट को फाइल कर सके। तो रूल 3 बोलता है कि दिस विड्रॉल ऑफ सूट कैन बी डन अगर कोई फॉर्मल डिफेक्ट है। फॉर्मल डिफेक्ट आई हैव टोल्ड यू क्या होते हैं, जुरिसडिक्शन, वैल्यूएशन, ये सब जो मैटर्स होते हैं, कोर्ट फी पे नहीं अगर सही से वो जो कोर्ट फी है वो अगर पे नहीं करी तो ये सारे फॉर्मल डिफेक्ट्स ही होते हैं। अगर कोई फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से प्लेंटिफ अपने सूट को विड्रॉ करना चाहता है तो वो कर सकता है कोर्ट की, लेकिन उसको परमिशन लेनी पड़ेगी विड्रॉल करने से पहले। अगर विदाउट कोर्ट्स परमिशन वो सूट को विड्रॉ कर लेता है तो आगे जाके अगर अगर वो चाहता है कि फ्रेश सूट फाइल करे वो, तो वो नहीं कर सकता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी है। ओके, यहां पे ए ने बॉम्बे में सूट फाइल करना था लेकिन उसने दिल्ली में फाइल कर दिया। अब उसको समझ में आ गया कि ये रॉन्ग सूट है, ये दिल्ली में कंटिन्यू हो ही नहीं सकता है, बॉम्बे में चलना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ए ने दिल्ली वाले कोर्ट की परमिशन लेके विड्रॉ की है तो वो बॉम्बे में फ्रेश सूट फाइल कर सकता है, लेकिन उसने दिल्ली वाली कोर्ट की परमिशन नहीं ली है। इस केस में वो बॉम्बे में जाके फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता और आगे जाके उसके पास कोई रेमेडी नहीं बचेगी बिकॉज उसने दिल्ली की कोर्ट की जो परमिशन है वो नहीं ली है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट टू विड्रॉ योर केस यू शुड टेक द परमिशन ऑफ द कोर्ट फर्स्ट। तो अगर आप लिटिगेशन कर रहे हो आपको पता होगा कि जब भी विड्रॉ हो रहा होता है ना सूट, उसमें कोर्ट के परमिशन से आपको विड्रॉ करना चाहिए, उनके परमिशन के बिना आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इवन इफ यू वॉच यूट्यूब पे जो प्रोसीडिंग्स चलती है हाई कोर्ट की, गुजरात हाई कोर्ट, आई थिंक बिहार हाई कोर्ट, उसमें आप देखोगे ये चीज़ कि अगर जो मेंशनिंग का टाइम होता है, शुरू का जो टाइम होता है, उस टाइम पे काफ़ी सारे लॉयर्स आते हैं, अपना केस को प्लीड करते हैं और कोर्ट उनको डिसमिस कर देता है। लेकिन डिसमिस करने से पहले कोर्ट उनसे पूछता है कि आप विड्रॉ कर रहे हो कि मैं सूट को डिसमिस करूं। अगर वो बोलते हैं मैं विड्रॉ करना चाहता हूं तो कोर्ट उनको परमिशन देगी विड्रॉ करने की, एंड उसके बाद वो प्रॉपर कोर्ट में जाके अपना सूट को फाइल कर सकते हैं, जिनकी जुरिसडिक्शन होगी उस कोर्ट में जाके वो फाइल कर सकते हैं। तो यही हमारा रूल नंबर 3 बोलता है। और रूल नंबर 4 भी इसी चीज के बारे में बात करता है कि अगर आप विदाउट कोर्ट्स परमिशन अपने सूट को अबेंडन कर देते हो या फिर विड्रॉ कर देते हो देन आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। तो हमको रूल नंबर 1 में यही समझना है। अब हम आते हैं रूल नंबर 1A पे। रूल नंबर 1A ये बोलता है कि अगर प्लेंटिफ
फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिव जो है उन्होंने अपना सूट को विड्रॉ कर लिया है या फिर अबेंडन कर दिया है विदाउट कोर्ट परमिशन। आप मान लीजिए कि उन्होंने विदाउट कोर्ट परमिशन अपने सूट को विड्रॉ कर दिया प्लेंटिफ ने, तो क्या होगा? तो उस केस में जो हमारा प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट है, हम ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जो हमारा प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट है वो कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर अब आप मुझको प्लेंटिफ बना दो, प्लेंटिफ ने तो सूट विड्रॉ कर लिया है बट नाउ आई वांट टू कंटिन्यू द सूट एज प्लेंटिफ। प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वो डिफेंडेंट होता है जिसको प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, ये वो डिफेंडेंट होता है जिसको एक्चुअली में तो प्लेंटिफ बनना था, प्लेंटिफ बनना चाहिए था बट वो प्लेंटिफ नहीं बनता है। तो उस केस में जो प्लेंटिफ ओरिजिनल प्लेंटिफ है वो उसको डिफेंडेंट बना देता है ताकि अगर सूट में डिसीजन आए तो ये पार्टी बाद में जाके ये ना बोले कि मैं तो नेसेसरी पार्टी था, मेरे को इसमें पार्टी बनाया ही नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल ए और बी जॉइंटली एक प्रॉपर्टी को ओन करते थे, अब उस प्रॉपर्टी में सी आता है और कब्जा कर लेता है, तो कायदे से तो ये होना चाहिए ना ए और बी दोनों को सूट फाइल करना चाहिए सी के खिलाफ। बट बी बोलता है ए को कि मैं सूट में पार्ट लेना नहीं चाहता बिकॉज सी मेरा दोस्त है और मैं इसके खिलाफ अब सूट नहीं फाइल करना चाहता। तो ए क्या करता है, वो खुद जाता है सूट फाइल करता है सी के खिलाफ, ए वर्सेस सी करता है वो, और वो बी को भी एक डिफेंडेंट बना देता है। बी यहाँ पे प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट होता है, कायदे से बी को प्लेंटिफ बनना चाहिए था यहाँ पे बट अब वो बनना नहीं चाह रहा है, तो ए क्या करता है, वो उसको डिफेंडेंट बना देता है ताकि बी बाद में जाके ये ना बोले कोर्ट को कि सर मैं नेसेसरी पार्टी था और मेरे सैंक्शन के बिना एक सूट फाइल हो चुका है। आपको पता होगा कि एक सूट जो है वो नेसेसरी पार्टी के बिना कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इस चीज से बचने के लिए ए ने बी को डिफेंडेंट बना दिया ताकि बाद में जाके बी गलत ना ये ना बोले कि मैं नेसेसरी पार्टी था, मेरे को सूट में आपने पार्टी नहीं बनाया। ओके, तो ये रूल नंबर 1 ए बोलता है, रूल नंबर 1 ए ये बोलता है कि बी चाहे तो अब ए ने सूट विड्रॉ कर लिया फॉर एग्जांपल या अबेंडन कर दिया, तो बी चाहे तो ए की जगह ले सकता है और सूट फिर हो जाएगा बी वर्सेस सी। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर 1 ए बोलता है। अब हम आता है रूल नंबर 2 पे, ये बात करते हैं लिमिटेशन पीरियड की। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विड्रॉ वाला सीन। आई विल जस्ट रिमाइंड यू। यस, फॉर एग्जाम्पल ए वर्सेस बी है, ए वर्सेस बी है, यहां पे क्या होता है कि ए ने क्या किया है, सूट को विड्रॉ कर लिया है बट आफ्टर टेकिंग द कोर्ट्स परमिशन, कोर्ट की परमिशन लेके उसने सूट को विड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे जब वो सपोज हमने दिल्ली मुंबई का एग्जांपल लिया था ना, मुंबई जाता है और मुंबई जाके वो एक कोर्ट में फ्रेश सूट फाइल करता है, लेकिन जब तक वो ये सब काम करता है ना तब तक लिमिटेशन पीरियड जो है ना वो ओवर हो जाता है। आपको पता है अगर लिमिटेशन पीरियड ओवर हो जाता है तब आपको राइट नहीं मिलता है, एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन नॉट फाइल अ सूट बिकॉज लिमिटेशन पीरियड ओवर हो चुका है। जिस टाइम में आपको सूट फाइल करना था वो ओवर हो चुका है, तो आपको फिर कोर्ट की परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सूट को फाइल कर सकते हो। वो हम पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट में अच्छे से कि क्या क्या बेसिस रहेगा। बट यहां पे रूल नंबर 2 ये बोलता है कि जो लिमिटेशन पीरियड है ना वो अगर एक्सपायर हो चुका है देन यू कैन नॉट फाइल अ फ्रेश सूट। तो यहाँ पे ए जो है मुंबई में जाके फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता है बिकॉज लिमिटेशन पीरियड जो है वो ऑलरेडी ओवर हो चुका है। बट ये तो जनरल रूल है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक रूल पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 में जाके लिमिटेशन एक्ट के, वो बोलता है कि भाई जो लिमिटेशन पीरियड है ना इसको आप एक्सक्लूड कर दोगे और ए को राइट मिलेगा मुंबई में सूट फाइल करने का। ये जब इंटरकनेक्टिविटी पढ़ेंगे ना तब हम इसको अच्छे से डील करेंगे, लेकिन अभी आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि रूल नंबर 2 तो ये बोलता है कि लिमिटेशन पीरियड को आप एक्सक्लूड नहीं करोगे
और एक और राइट नहीं मिलेगा मुंबई में सूट फाइल करने का। लेकिन अगर हम सेक्शन नंबर 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे ना, तब हमको समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में मुंबई में सूट फाइल कर सकता है। ओके, तो वो हम लिमिटेशन पीरियड जब पढ़ेंगे तब हम उसके बारे में डील करेंगे। बट फॉर नाउ यू मस्ट हैव दिस नॉलेज, क्योंकि वो स्पेसिफिक रूल है रूल नंबर 14 में, सॉरी सेक्शन नंबर 14 में स्पेसिफिक रूल है, तो हम उसको फॉलो करेंगे। जो जनरल रूल है ना यहाँ पे रूल 2 में, जनरल रूल जो है इसको फॉलो नहीं करेंगे। स्पेसिफिक रूल वुड ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल रूल। तो यही हमारा रूल नंबर 2 बोलता है। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। ये बात करता है कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट के बारे में। यानी कि अगर ए और बी दो पार्टीज हैं और उन्होंने सूट को कॉम्प्रोमाइज कर लिया, यानी कि उन्होंने मान लिया कि सूट को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो कोर्ट जो है उनके कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को देखेगा और वो देखेगा कि हाँ ये जेन्युइन है या फिर नहीं है, दोनों पार्टीज ने वॉलंटरीली साइन किए या फिर नहीं किए। जब ये सब चीजें कोर्ट एग्जामिन कर लेगा, उसके बाद कोर्ट जो है एक कंसेंट डिक्री जो है वो पास कर देगा। वो जो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट बना है ना ए और बी के बीच में, उसको एग्जामिन करने के बाद एक कंसेंट डिक्री पास हो जाएगी और फिर जो सूट है वो एंड हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा रूल नंबर 3 बोलता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 3A पे। रूल नंबर 3A बोलता है कि एक बार कंसेंट डिग्री पास हो जाती है ना, उसके बाद आप ए और बी जो है उनमें से कोई भी पार्टी फ्रेश सूट फाइल नहीं करेगी कि सर फ्रेश सूट में वो जाके ये नहीं बोलेगी कि हमारी एक ऑलरेडी कंसेंट डिग्री पास हो रखी है, उसको आप सेट असाइड कर दो। जो पार्टी है वो ये चीज जाके नहीं बोल सकती है, फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकती है वो ये चीज बोलने के लिए कि हमारी जो कंसेंट डिग्री है ना उसको आप सेट असाइड कर दीजिए। दिस कैन नॉट बी डन। रूल नंबर 3B ये बोलता है कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके ऑर्डर नंबर 1 रूल 8 आई थिंक, वहां पे ये बोला गया है कि एक बंदा काफी सारे बंदों के बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है। हमने लेबर वाला एग्जांपल लिया था कि जो यूनियन का लीडर है ना, लेबर यूनियन का जो लीडर है, वो सारे के सारे वर्कर्स के बिहाफ पे एक सूट फाइल कर सकता है। तो 3B ये बोलता है कि वो जो हमारे लीडर है यूनियन के, जिन्होंने सबके बिहाफ पे सूट फाइल किया है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं सूट में अनलेस और अनटिल उन्होंने सारे वर्कर्स की परमिशन ले ली हो। तो जब उनकी सबकी परमिशन ले ली जाएगी ना, उसी के बाद नॉर्मली आप सूट को विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप कोर्ट की परमिशन ले सकते हो कि सब कोर्ट को आप जाके बोलोगे कि सर हमको सूट को कंसेंट डिक्री से कॉम्प्रोमाइज करना है। ओके, यू विल गो टू द कोर्ट। इसकी राइट चली गई है, बट आई थिंक वी कैन कंप्लीट दिस कि रूल 3B ये बोलता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है ना, उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज करना है आपको तो कोर्ट की परमिशन पहले आपको लेनी पड़ेगी, उसी के बाद आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। या फिर आपको सारे के सारे जो आपके हमारे एग्जाम्पल जो वर्कर्स हैं उनकी परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, उसी के बाद जो है आप सूट को विड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज व्हाट रूल नंबर 3B सेज। अब रूल नंबर 4 ये बोलता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में ये सेम रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो हमें जो ये पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज, अबंडनमेंट ऑफ सूट, विड्रॉल ऑफ सूट पड़ा है, ये जजमेंट आने के बाद इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री जब हो रही होगी उस टाइम ये सारे के सारे रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, अब हमारा ऑर्डर नंबर 23 हो गया एंड द नेक्स्ट क्लास हम ऑर्डर नंबर 24 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।